हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा कि किस प्रकार के पॉलिटिकल ग्रुप्स भारत में चल रहे थे और कैसे किस प्रकार से जो फाउंडेशन थी कांग्रेस की और या फिर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसको किस प्रकार से डेवलप किया गया और कैसे उसे आगे बढ़ाया गया उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और उसमें किस प्रकार के लोग थे, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा कि जैसे मॉडरेट्स उसमें हुआ करते थे। तो मॉडरेट्स का जो एक पीरियड चला जो कि 1885 से स्टार्ट हुआ कांग्रेस की फाउंडेशन के साथ, और वो लगभग 1905 तक या फिर स्वदेशी मूवमेंट की या फिर जो बंगाल विभाजन हुआ वहाँ तक वो चला। जिसके बाद हम पढ़ते हैं कि अब आगे नेक्स्ट हम अपना चैप्टर 12 पढ़ते हैं, जिसमें है कि एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जो कि 1905 टू 1909 तक चला। और उसमें कि किस प्रकार से जो मिलिटेंट्स या फिर जो एक्सट्रीमिज़म्स के लिए जो लोग आए या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट आए, जिन्होंने किस प्रकार से जो नई एक परिभाषा दी, किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा सकता है, किस प्रकार से मूवमेंट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है और किस प्रकार से हम हमारी फ्रीडम या फिर स्वराज या फिर अदर कुछ अदर जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुधारने के लिए क्या-क्या वर्क कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने नए जो मिलिटेंट जो नेशनलिज़्म हुआ या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट लोग आए उन्होंने हमें बताया। जिसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, जिसमें कि एक रेडिकल या फिर एक प्रकार से जो मिलिटेंट जो नेशनलिस्ट थे उन्हें बिल्कुल भी जो मॉडरेट्स जो वर्क कर रहे थे उसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। इस वजह से उन्होंने अपना एक नया तरीका ईजाद किया कि जिससे कि गवर्नमेंट को परेशान किया जा सके। किसी प्रकार की जो पेटिशन है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वेज हैं या फिर जो लॉज को फॉलो करके जो वर्क करते हैं उस पर वर्क को बंद किया जा सके। इसलिए जो 1905 का जो सेप था या फिर 1905 तक जो लोग आए या फिर जो 1890 से स्टार्ट हुआ जो प्रोसेस 1905 तक जाके पहुंचा और वो मॉडरेट से ट्रांसफर हो गया एक्सट्रीमिज्म या फिर एक्सट्रीमिस्ट तक पहुंचा, जिसमें कि मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया। उसी के साथ साथ इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी विंग थी जिसको भी स्टार्ट किया, जिसमें कि जो लोग थे वो रिवोल्यूशनरी या फिर जो काफ़ी हार्डकोर रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे। उन्होंने इसको नए प्रकार का एक नेशनलिज्म पैदा हुआ, जिससे कि लोग अब अपनी जो डिमांड्स हैं उनको मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। वो किसी को भी ये मतलब हत्या कर सकते थे या किसी प्रकार के जो हार्ड प्रोटेस्ट होते हैं या फिर एक प्रकार से जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान या फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाने तक की हद तक जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हम आगे पढ़ते हैं कि क्यों इस मिलिटेंट नेशनलिज्म का जन्म हुआ, तो क्या-क्या इसके मेन कारण थे, तो उन कारण के बारे में हम पढ़ते हैं इस वीडियो में। कि द फर्स्ट है कि रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल, जिसमें कि ये सबको मालूम चल चुका था कि जो ब्रिटिश रूल है या फिर जो ब्रिटिश भारत के अंदर रूल कर रहे हैं उसके पीछे या फिर उनका नेचर किस प्रकार का है, उनका बिहेव किस प्रकार का है, वो किस चीज़ के लिए हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और वो क्यों हमें अपना गुलाम बनाए हुए हैं या फिर हमारी हमारे जो हमारा कंट्री है भारत उसको क्यों उन्होंने कॉलोनी बना रखा है। जिसके पीछे का जो मेन रीज़न था वो हमें समझ में बैठ चुका था। जिसका अगर हम फर्स्ट बात करते हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो वर्किंग ऑन ओनली ऑन डिमांड्स, जो ब्रिटिशर्स हैं वो केवल अपनी ही डिमांड के ऊपर वर्क कर रहे हैं। उन्हें अपनी ही जो इकोनॉमिक नीडेड है या फिर जो अदर जो उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए ही वो वर्क कर रहे हैं। जिससे कि लोगों को अब धीरे-धीरे ये लगने लगा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ही हमारे जो हमारे जो पीपल्स हैं या फिर जो इंडिया है उसके लिए रूल कर सकती है या फिर उसके लिए प्रोग्रेस के लिए वर्क कर सकती है, उसका डेवलपमेंट करवा सकती है। वो केवल एक इंडियन गवर्नमेंट ही कर सकती है, जो इंडिया के पीपल्स हैं वो ही अपने लिए अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं, ना कि कोई भी जो एलियन गवर्नमेंट है या फिर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसके लिए रूल कर सकती है। और साथ ही में उनके जो कॉलोनियल रूल का उसका एक्सप्लॉइटेटिव कैरेक्टर को भी एक प्रकार से डेवलप करने के लिए बहुत सी जो सिचुएशंस थी वो उन्होंने डेवलप किया। जैसे 1890s के अंदर जो हमारे जो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके बाद हमें लगा कि जो कॉलोनियल रूल है वो हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट करने के लिए ही यहाँ पे वर्क किया जा रहा है। और उसी के साथ जो एक लगभग 1896 टू 1900 तक जो चला एक सीवियर फेमाइन, जिसमें कि बहुत 90 लाख पर्सन्स की डेथ हुई और उसी के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हुआ। तो उसके बाद हमें लगने लगा कि जो ये केवल और केवल ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो केवल अपने प्रॉफिट के लिए ही यहाँ पे वर्क कर रही है। जिसके बाद और साथ ही में हम बात करते हैं कि और भी बहुत सी उस समय प्रॉब्लम्स चल रही थी, जैसे बुबोनिक प्लेग फैल रहा था जो कि हमारे डेक्कन के काफ़ी बड़े इलाके में ये फैल चुका था। उसी के साथ साथ जो हमारे जो नेशनलिस्ट लोग थे उन्हें भी अब धीरे-धीरे यही लगने लगा था कि इंडियंस को भी एक प्रकार से बहुत राइट्स मिलने चाहिए, जिससे कि वो किसी प्रकार का वर्क आगे कर सके। उसी के साथ-साथ हमें जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत से जो अलग-अलग जो रूल्स थे या फिर अलग-अलग नए नियम भी हमारे लिए लेके आए थे। जैसे 1892 में आया इंडियन काउंसिल्स एक्ट, जिसने हमारे नेशनलिस्ट थे या फिर जो हमारे कांग्रेस के लीडर्स थे या फिर हमारे जो मॉडरेट्स थे उनको बिल्कुल भी सैटिस्फाई नहीं कर पाए थे और उसी के साथ-साथ उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और 1897 में नाटू ब्रदर्स को डिपोर्ट कर दिया गया, वो भी बिना किसी ट्रायल के।
इस वजह से तिलक और अदर जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने सेडिशन के चार्जेस भी लगाए। और 1898 में हुआ जो रिप्रेसिव एक लॉ आया जिसका आईपीसी सेक्शन 124 ए, जिसमें कि सेडिशन के रूप में जिसको ऊपर किया जाता है, और उसी के साथ आईपीसी सेक्शन 156 ए, जो कि एक प्रकार से हमारी जो पॉपुलेशन थी उसकी जो आवाज़ उठ रही थी उसको रिप्रेस करने के लिए ये लाया गया था। और 1879 में आया एक जो कि जिसमें कि जो कलकत्ता जो कॉरपोरेशन थी उसमें जो इंडियन मेंबर्स थे उनका जो पार्टनर्स थे या फिर जो एक प्रकार से वहाँ पे सिलेक्ट होते थे उनकी भी संख्या को रिड्यूस कर दिया गया था। और 1904 में आए जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी उसके ऊपर भी बिल्कुल ही कर्ब कर दिया गया। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लाया गया, उसके माध्यम से प्रेस अब किसी भी ऑफिशियल के बारे में या किसी भी ब्यूरोक्रेट या फिर किसी भी जो ब्रिटिश वर्कर है, ब्रिटिश एक प्रकार से जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके बारे में प्रेस किसी भी प्रकार की कुछ भी नहीं लिख सकती थी इस वजह से। और उसके बाद में हम बात करते हैं 1904 जिसमें कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा लाया गया था, जिसने कि जो गवर्नमेंट था उसका अब ज़्यादा और ज़्यादा कंट्रोल होगा यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ताकि वो किसी भी प्रकार से जो पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज है उनको ट्रेंड ना कर सके, या फिर वो एक प्रकार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो समझती थी कि जो ये हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये एक प्रकार से फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे ये पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज हैं जिनका जन्म हो रहा है या फिर उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये इसको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के माध्यम से इन्होंने अपना और भी ज़्यादा कंट्रोल यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लगा दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसमें कि किस प्रकार से जो हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट था उसका हमें मालूम चला और हमें भी लगा कि हमारी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हमें किसी भी प्रकार से इन लोगों के प्रति हमें दबके नहीं रहना चाहिए। इस वजह से जो धीरे धीरे था वो हमारी जो नेशनलिस्ट के प्रति हमारा जो फेथ था वो डेवलप हो रहा था। और उसी के साथ जो तिलक थे, औरबिंदो थे, विपिन चंद्र पाल थे, उन्होंने जो नेशनलिस्ट था उनकी जो अलग अलग जो उनके कैरेक्टर्स था, उनकी कैपेसिटीज़ थी, जो इंडियन पीपल्स की जो कैरेक्टर्स थे और कैपेसिटीज़ थी उनको भी उन्होंने डेवलप किया। और उन्होंने सबको बताया कि हमें भी हम भी जो ये हमारे एलियन रूल है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, वो है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, जिससे कि मासेज में धीरे धीरे जो अवेयरनेस है उसका डेवलपमेंट हो सके और उसी के साथ उन्हें एक प्रकार की जो नई या फिर मॉडर्न एजुकेशन मिलेगी। तो वो जो जो उनका जो एक फेज चल रहा है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो वो भी उनके लिए वो सुधार हो सके, जिससे कि उनके पॉवर्टी या फिर जो उनकी जो गरीबी है उसमें भी सुधार होगा। और वो अब धीरे धीरे जो लोअर मिडिल क्लास या फिर अपर लोअर क्लास के अंदर वो आने लगेंगे। तो इस वजह से इसको जो उन्होंने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बात कही। और साथ ही में जो हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी जो कि कॉलोनियल रूल की वजह से काफ़ी ज़्यादा खड्डे में जा चुकी थी, वो भी अब धीरे धीरे सुधर सके, ताकि हमारे जो हम एजुकेशन लें उससे हम हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सके। तो ये सभी वर्क हमने किए। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, जिसमें कि जैसे जापान और अदर जो कंट्रीज़ थे, जो अदर एशियन कंट्रीज़ थी या फिर जो अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर जो हमारी जो एशियन कंट्रीज़ थी उनकी जीत हो रही थी, तो उसकी वजह से भी हुआ। और साथ ही में जो जापान था उसने 1868 में काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया था, उस वजह से भी इंडिया को लगा कि हम भी या फिर एक एशियन कंट्री भी इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकती है, वो भी जो बिना किसी भी एक्सटर्नल हेल्प के। जिसमें कि जैसे यूरोपियंस थे वो ये हमेशा यही बोलते थे कि हम ही केवल डेवलपमेंट कर सकते हैं, हमारे पास ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। लेकिन जब जापान ने 1868 के आसपास उन्होंने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट किया, तो सभी को लगा कि जो एक एशियन कंट्री है वो भी विदाउट किसी एक्सटर्नल हेल्प के एक प्रकार से इतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकती है। और उसी के साथ साथ बहुत सी जैसी जंगें भी थी जो यूरोपियंस ने हारी थी, जिसमें कि इटालियन आर्मी थी उसकी इथियोपियन में 1896 में इथियोपिया के द्वारा उसे हरा दिया गया था इटालियन आर्मी को। और साथ ही में जो बॉयर वार था उसमें भी 1899 और 1902 तक चला, जिसमें कि ब्रिटिशर्स की डिफीट हुई। और साथ में जापान ने रशिया को भी 1905 में हरा दिया। तो इस वजह से जो यूरोपियन इन्विंसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट चलता था कि यूरोपियंस को कभी भी डिफीट नहीं किया जा सकता है, वो एक प्रकार से मिथ साबित हुआ, वो कि जो यूरोपियंस हैं उनको भी एक प्रकार से बहुत अच्छी तरह से डिफीट किया जा सकता है। इस वजह से और उनके लिए हमें ज़्यादा डेवलपमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि छोटे-छोटे कंट्रीज़ जैसे इथियोपिया, जापान, तो इन कंट्रीज़ ने भी जो अदर जो कंट्रीज़ थे या फिर जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे, बिग-बिग पावर्स थे, जो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल पावर्स थे, और तो उनको डिफीट किया था। तो इस वजह से हमें भी लगा कि हम भी इनको डिफीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, जो है रिएक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइज़ेशन, जिससे कि
हमारे जो नए लीडर्स आए उन्हें लगा कि जो ये एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है या फिर हमारे जो कंटिन्यूसली हमें कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर हमें जो वेस्टर्न जो एजुकेशन मिल रही है, तो उसकी वजह से हमारी जो इंडिया की नेशनल आइडेंटिटी है उसको ब्रिटिश एम्पायर में एक प्रकार से सबमर्ज कर दिया जाएगा, या फिर हमारी किसी प्रकार की जो हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी है कि हम भारतीय हैं, वो हमारी आइडेंटिटी हमारे पास नहीं रह जाएगी। हमें केवल ब्रिटिश आइडेंटिटी ही हमारे पास रह जाएगी। इसलिए जो हमारे जो नए लीडर्स थे उन्हें भी लगा कि हमें हमारी आइडेंटिटी को फिर से जन्म देना चाहिए, फिर से हमें उसमें सुधार करने चाहिए। इसलिए जो हमारे जो नए लीडर्स थे, उन्होंने जो इंडियंस थे उनके लिए इंटेलेक्चुअल और मोरल इंस्पिरेशन बने कि जो लीडरशिप है उसके माध्यम से हम इंडिया को अलग तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो इंटेलेक्चुअल से लाइक जैसे स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इंस्पायर किया कि हमें हमारी जो पुराने जो रिचुअल्स हैं हमें उन्हें भूलना चाहिए। हम इंडियंस हैं, हमें इंडियंस ही रहना चाहिए, हमें किसी प्रकार से वेस्टर्नाइज नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मॉडर्न एजुकेशन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा इसको डेवलप नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ साथ जो पेंटिंग्स थी जिसमें कि हमारा जो पास्ट था, जो इंडिया का पास्ट था उसके बारे में अच्छी तरह से बताया गया, जिसको ब्राइट कलर में भी दर्शाया गया। और जो ब्रिटिश आइडियोलॉजीज थी उनको एक प्रकार से उनको मिथ साबित कर दिया गया कि हम भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे पहले, और आज भी हम काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने की हिम्मत रखते हैं। और उसी के साथ साथ जो वेस्टर्न सुपीरियोरिटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी एक प्रकार से मिथ साबित कर दिया, क्योंकि धीरे धीरे जो इंडियन सिविलाइजेशन था उसका पास्ट सामने आ रहा था, जैसे वेदास के बारे में। और हमारे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था, हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन था उसके बारे में भी, कि हम आज से 5-6 हज़ार साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड एक सिविलाइजेशन थे। हम हमारी रिचनेस के बारे में, हमारी जो सिविलाइजेशन की उसकी रिचनेस के बारे में, किस प्रकार के हमारे अलग अलग या फिर हम किस प्रकार के वास्ट एरिया में फैले हुए थे, और हमारा जो डेवलपमेंट था या फिर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर था। उसी के साथ साथ जो दयानंद सरस्वती थे, उनके जो एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि इंडिया फॉर द इंडियंस, कि इंडिया केवल इंडियंस के लिए है, यहाँ पे किसी भी और जो अलग अलग कंट्रीज से आए हैं उनका किसी प्रकार से यहाँ पे कोई हिस्सा नहीं है। उसी के साथ साथ हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, जो कि डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। जो मॉडरेट्स ने लगभग 1885 से लेके 1905 तक जो जो भी किसी प्रकार के जो अचीवमेंट्स किए थे, वो किसी भी प्रकार से जो यहाँ के इंडियन मासेस थे या फिर जो नए जो न्यू जो लीडर्स थे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। इस वजह से जो यंगर जो एलिमेंट्स थे उनको मॉडरेट्स के जो 15 to 20 ईयर्स के जो भी एक प्रकार से जो उनके अचीवमेंट्स थे वो हमें पसंद नहीं आए। और उसी के साथ जो, क्योंकि उनका जो मेन मेथड होता था वो होता था पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, जिसमें कि वो एक लॉ के अंदर रह के वर्क करते थे, किसी प्रकार के लॉ को तोड़ा नहीं करते थे। लेकिन जो नए जो लोग आए, जो नए जो लीडर्स आए, वो एक प्रकार से एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले गए। और इसी के साथ-साथ उनके, अगर हम माने तो उनके पॉपुलरली काफ़ी ज़्यादा मेथड्स होते थे, जैसे वो 3 पीस के बारे में बात करते हैं, जैसे प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट। वो भी जो भी एक बिल्कुल ही लॉ के अंडर रह के वर्क किया करते थे। उसके साथ-साथ हम 7th पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिएक्शनरी पॉलिसीज़ ऑफ कर्जन, जिसमें कि कर्जन की अलग-अलग रिएक्शनरी पॉलिसीज़ रही। जैसे कि कर्जन की अगर हम 7 साल की पीरियड की बात करें, तो उसने कंटिन्यूअसली मिशंस, कमीशंस एंड ओमिशंस क्रिएट करता रहा। हमारे लिए जो इंडियंस थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहा। और साथ ही में जो उन्होंने कहा कि हम एक इंडिया को एक प्रकार से एक नेशन के रूप में बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इसलिए इस वजह से जो इंडियंस नेशनलिस्ट थे उनकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हुई। उन्हें लगा कि ये हमारे लिए गलत है, हम एक प्रकार से नेशन में हैं, हमें इंडिया एक नेशन है, ये हमारे लिए गलत बोल रहे हैं या फिर हमारे बारे में ये गलत दुनिया को बताना चाहते हैं। उसी के साथ साथ उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे, लाइक जैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिससे कि प्रेस को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया था। इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, जिससे कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है उसका और ज़्यादा कंट्रोल हो गया था। और कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट, जिसमें कि जो इंडियन मेंबर्स हैं उनका नंबर कम कर दिया गया था। उसी के साथ साथ सबसे मोस्टली अगर इम्पोर्टेंट अगर हम माने जो एक्सट्रीमिस्ट को या फिर उस समय की जो नई लीडरशिप थी उसको डेवलप करने के लिए वर्क किया, वो था जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, जिससे ये जो बंगाल था उसको पार्टीशन कर दिया गया। और उसी के साथ साथ हम जो एक प्रकार से हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसको भी तोड़ दिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं एक्ट पॉइंट की, जो है एग्जिस्टेंस और ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें कि नई जो थॉट आई उसका डेवलपमेंट हुआ। किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। जो 20th सेंचुरी थी उसमें कि एक नए नेशनलिस्ट थिंकर्स आए, जिनको लगा कि हमें एक प्रकार से जो पॉलिटिकल वर्क है वो किसी भी पेटिशन प्रेयर या फिर जो प्रार्थना वगैरह करने से नहीं होगा, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी होगी और हमें जो एक मिलिटेंट अप्रोच है उसके लिए वर्क करना होगा। जिसमें कि जैसे हम बात करते हैं बंगाल में, तो बंगाल में जैसे अलग, जैसे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, अरबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल,
जैसे लोग थे, और साथ में ही महाराष्ट्र में जैसे विष्णु शास्त्री चिपलूनकर और लोकमान्य तिलक जैसे लोग थे, और पंजाब में लाला लाजपत राय जैसे लोग वर्क कर रहे थे, जो कि एक मिलिटेंट थॉट के ऊपर वर्क कर रहे थे, जो कि तिलक थे उन इस थॉट के अंदर या फिर एक मिलिटेंट थॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पनपे। और जिसकी जो ये मिलिटेंट थॉट थी उसकी क्या क्या जो बेसिक टेनेंट थी उसके बारे में आगे बात करते हैं। इसमें फर्स्ट हम पॉइंट की बात करते हैं कि वो फॉरेन रूल के खिलाफ बिल्कुल ही हेटरेट, बिल्कुल ही घृणा का भाव रखना, ये किसी प्रकार के इंडस्ट्री के लिए सूटेबल नहीं है। हमें इंडियंस को ही वर्क करना होगा ताकि वो हमारे जो जो हमारे ऊपर जो एक प्रकार से जो कब्जा करके बैठे हुए जो फॉरेन रूलर्स, हमें उनको हटाना होगा, तो इंडिया ही इंडियंस के लिए कुछ भी कर सकता है। ये एक थिंकिंग अगर हम माने तो ये मिलिटेंट अप्रोच की ही एक थिंकिंग थी, जिसमें कि जो इंडियंस हैं उन्हें आवाज़ उठानी होगी, अपने जो खुद की अगर उन्हें मोक्ष चाहिए, फिर खुद के जो हमें उन्हें आज़ादी चाहिए, तो उसके खिलाफ उन्हें आवाज़ उठानी होगी, और जो फॉरेन रूल है उसको यहाँ से जड़ से खत्म करना होगा। और इसी के साथ साथ सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, हमें किसी प्रकार की पिटीशन प्रेयर नहीं करनी है, हमें सिर्फ एक मकसद रखना चाहिए, वो है कि हमें स्वराज चाहिए, हमें हमारा राज चाहिए, हम खुद यहाँ पे राज करेंगे, हमारी ही द्वारा चूज किए गए लोग हैं वो यहाँ का रूल चलाएंगे। जिसके बाद हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, वो डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड, जिसमें कि हमें पॉलिटिकली एक्शन लेना होगा और हमें डायरेक्ट प्रोटेस्ट करना होगा, हमें हमारे अलग अलग मूवमेंट्स चलाने होंगे। उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू चैलेंज द अथॉरिटी, कि जो लोग हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए कि ये जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने चैलेंज भी किया, जैसे आगे उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट किया, उसके बाद उन्होंने होम रूल लीग का मूवमेंट किया, और उसी के साथ साथ उन्होंने आगे नॉन कोऑपरेशन और भी काफ़ी गांधीयन मूवमेंट किए। तो इस प्रकार के जो मासेस थे उनकी जो कैपेसिटी थी उसके बारे में उन्हें विश्वास हुआ कि ये किसी भी प्रकार से या फिर अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम 51 की बात करते हैं, वो है पर्सनल सेक्रीफाइस रिक्वायर्ड एंड द ट्रू नेशनलिस्ट टू बी ऑलवेज रेडी फॉर इट, कि हमें अपनी जान देने के लिए, फिर अपने देश की जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए, देश को उसका अधिकार दिलाने के लिए, देश के लोगों को उसका अधिकार दिलाने के लिए हमें पर्सनल सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसी के साथ साथ हम नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं, वो है एमरजेंसी ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। जो नई लीडरशिप आई उसके पास जो लोगों के जो इमेंस जो पोटेंशियल था उसको एक जगह चैनलाइजेशन करने का एक तरीका उन्हें मालूम चला, और साथ ही में जो पॉलिटिकल स्ट्रगल था उसके लिए उसमें उन्होंने इस जो तरीका था, इसका जो पोटेंशियल को यूज करने का उन्होंने तरीका निकाला इस पॉलिटिकल स्ट्रगल में, और उन्होंने जो नेशनलिस्ट की जो थॉट थी और जो उनके एक्सप्रेशंस थे उनको भी एक जगह इकट्ठा किया, लोगों को बताया, और लोगों को आगे उन्होंने जो प्रमोट किया कि हमें हमारी आज़ादी चाहिए। उसी के बाद जो एनर्जी थी, जो मासेज की एनर्जी थी, उसको भी उन्होंने रिलीज किया ताकि वो जो मूवमेंट के अंदर उनको यूज किया जा सके, और जो इनके अंदर जो गुस्सा है या फिर जो इनको जो परेशानियों की वजह से जो इनको प्रॉब्लम्स हो रही थी, इन प्रॉब्लम्स को हम एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और इनको हम जो अथॉरिटी है उसके खिलाफ यूज कर सकते हैं। जैसे कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ किया था, और उन्होंने जो स्वदेशी एजिटेशन था उसमें भी उन्होंने इसका यूज किया, बॉयकॉट मूवमेंट था उन्होंने इसमें यूज किया। तो इस प्रकार जो एनर्जी थी मासेज की उसको एक जगह यूज किया जा सके। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार बर्थ हुआ एक्सट्रीमिज्म का, या फिर जो एक्सट्रीमिस्ट थे या फिर जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका कैसे जन्म हुआ, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो बंगाल था उसका पार्टीशन किया गया, और बंगाल के पार्टीशन को रोकने के लिए या फिर बंगाल के पार्टीशन के खिलाफ लोगों ने क्यों स्वदेशी मूवमेंट किया और क्यों उन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट किया, उसमें किस प्रकार की उनकी प्रोसेस रही और कैसे उन्होंने इसको आगे डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।